दोस्तों, आज मैं बहुत ही जाना माना और बहुत ही पहचाना एक टॉपिक समझाऊंगा। संज्ञा। मैं डॉक्टर नीलेश गोयल आपको दिखा रहा हूँ स्क्रीन पर एक चित्र, और चित्र के पास में उसका वर्णन भी है। मैं इसे पहले पढ़ता हूँ, आप भी पढ़िए मेरे साथ साथ। इस चित्र में एक आदमी हाथ में कैंची लेकर पेड़ के पत्ते काट रहा है। वह माली है, उसका नाम किशन है। पास में दूसरे गमले में पौधे रखे हुए हैं। एक लड़की हाथ में गमला लेकर जा रही है। उस लड़की का नाम सलोनी है। वह बहुत खुश दिखाई दे रही है। नंदिनी जमीन में पौधे उगा रही है। उसके आसपास सुंदर से पौधे रखे हुए हैं। चित्र में एक कुत्ता दिखाई देता है। कुत्ते का नाम टॉमी है। कुत्ता मुंह में पेड़ की डाली लेकर बैठा है। वह आश्चर्य से सब कुछ देख रहा है। आकाश में पंछी उड़ रहे हैं। पेड़ पौधे से हरी भरी हरियाली से प्रकृति की सुंदरता निखर आती है। दोस्तों, इस चित्र में जो दिखाई दिया वो मैंने पढ़ा, और आप स्क्रीन पर देख रहे हैं मैंने जो जो लाल अक्षरों में लिखा हुआ है वो सारे के सारे कहीं ना कहीं किसी के नाम बताता है, या जाति बताती है, या भाव बताते हैं। जैसे आदमी हैं, हाथ हैं, कैंची है, माली हैं, ये सारे के सारे शब्द हैं वो संज्ञा शब्द हैं। आश्चर्य है, सुंदरता है, वे भी संज्ञा शब्द ही हैं, क्योंकि वे भाव बताते हैं। अर्थात ये कि जिस शब्द से किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान या भाव के नाम का बोध हो उसे संज्ञा शब्द कहते हैं। फिर से, जिस शब्द से किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान अथवा भाव के नाम का बोध हो उसे संज्ञा कहते हैं। दोस्तों, हम आए दिन संज्ञा शब्दों का उपयोग करते ही रहते हैं। हमारी भाषा में संज्ञा होती ही है। संज्ञा के कुछ भेद देखें। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। विद्वानों ने इन तीन भेदों को मुख्य माना है, लेकिन कई विद्वान मानते हैं कि जातिवाचक संज्ञा के भी दो भेद हैं, द्रव्यवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा। हम इन पांचों संज्ञाओं को एक एक करके समझेंगे। सबसे पहले व्यक्तिवाचक संज्ञा लें तो देखें कि जिस शब्द से किसी विशेष वस्तु, व्यक्ति अथवा स्थान का बोध हो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। उदाहरण लें, जैसे गांधी जी हमारे राष्ट्रपिता हैं, तो यहाँ व्यक्ति का नाम आया गांधी जी, तो गांधी जी शब्द है वो व्यक्तिवाचक संज्ञा है। सेब का रंग लाल है, यहाँ एक फल का नाम है सेब, तो एक नाम दे दिया सेब, तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा है। हिमालय बहुत ऊंचा पर्वत है, पर्वत का नाम है हिमालय, व्यक्तिवाचक संज्ञा है। तो इसी प्रकार दोस्तों, किसी व्यक्ति के नाम, मतलब मैं अपना नाम लूं कि नीलेश बोल रहा है तो नीलेश व्यक्तिवाचक संज्ञा हुआ। इसी प्रकार किसी का भी नाम आप ले सकते हैं, वो संज्ञा हो जाएगा। किसी भी वस्तु का नाम आप ले वो संज्ञा हो जाएगा। नदी का नाम आप ले, जैसे गंगा बह रही है, यमुना नदी बहुत सुंदर लग रही है, तो वहाँ गंगा, यमुना, ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है। और हम ले पुस्तक के नाम, मैं रामायण पढ़ रहा हूँ, तो रामायण यह व्यक्तिवाचक संज्ञा है। पर्वत का नाम आपने देखा कि हिमालय है, गिरनार है, चोटीला है, ये सारे पर्वत के नाम हैं, तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है। फल के नाम भी व्यक्तिवाचक संज्ञा है। शहर के नाम हम लें कि दिल्ली है, इलाहाबाद है, राजकोट है, तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है। और इसी प्रकार हम देश के नाम लें, भारत, अमेरिका, ये सारी व्यक्तिवाचक संज्ञा के उदाहरण हैं। अब आगे बढ़े, जातिवाचक संज्ञा में जाएं, तो जहाँ शब्द से, जिस शब्द से किसी संपूर्ण जाति का बोध हो उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे गाय का रंग लाल है, तो यहाँ गाय जातिवाचक संज्ञा है। दोस्तों, अगर उस गाय का कोई नाम दे दिया,
हम ले कि गाय का नाम गंगा है तो गंगा का रंग लाल है, तो वहाँ गंगा व्यक्तिवाचक हुआ, लेकिन गाय का रंग लाल है तो गाय जातिवाचक हुआ, क्योंकि गाय सारी की सारी जाति का द्योतक है। मोर सुंदर पक्षी है, तो यहाँ पक्षी है वो व्यक्तिवाचक, वो जातिवाचक संज्ञा हुआ। नदी में पानी बहता है, नदी कौन सी नदी है उसका नाम नहीं दिया, बल्कि नदी कह दिया, तो कोई भी नदी हो सकती है, तो यहाँ जातिवाचक संज्ञा हुआ। अगर हम कहें कि यमुना नदी में पानी भरा हुआ है तो यमुना व्यक्तिवाचक संज्ञा हुआ, लेकिन नदी में पानी भरा हुआ है तो नदी जातिवाचक है। तो उसी प्रकार हम मनुष्य, प्राणी, पक्षी, नेता, विद्यार्थी, लड़का, लड़की, नदी, पर्वत, इन सारे के सारे शब्द द्वारा हम जातिवाचक संज्ञा बता सकते हैं। आगे बढ़े, जातिवाचक संज्ञा का ही एक भेद माना जाता है द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्य मतलब कोई चीज है, जिस संज्ञा शब्द से किसी धातु, द्रव्य या पदार्थ का बोध हो उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे हम उदाहरण लें कि सोना, देखिए स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है सोना। सोना मूल्यवान धातु है तो सोना एक द्रव्य है, धातु है। 4 मीटर कपड़ा चाहिए तो यहाँ कपड़ा है वो द्रव्यवाचक संज्ञा है। उसी प्रकार दूध, चावल, चीनी, तेल, घी, गैस तेल, ये सारे के सारे उदाहरण द्रव्यवाचक संज्ञा के हैं। हम यहाँ ये कहें कि जिन चीज़ों को की नापतोल होती है वो द्रव्यवाचक संज्ञा है। सोने की नापतोल होती है, दूध की नापतोल होती है लीटर में, चावल किलोग्राम में, चीनी भी किलोग्राम में, तो कपड़ा है उसका भी, उसको हम मीटर में नापते हैं। तो ये सारी की सारी चीज़ें द्रव्यवाचक संज्ञा हैं। अब अगर आगे बढ़े, जातिवाचक संज्ञा का ही दूसरा भेद है समूहवाचक संज्ञा। समूह मतलब आप समझ गए, ग्रुप जिसे कहते हैं इंग्लिश में। जिस संज्ञा शब्द से किसी समूह का बोध हो उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। दोस्तों याद रखना बहुत ही आसान है इन सारी की सारी संज्ञाओं को, और समूहवाचक संज्ञा तो बिल्कुल आसान है, क्योंकि आप भी समूह में ही तो बैठे हैं, किसी कक्षा में बैठे हैं। देखिए उदाहरण है कि कक्षा में विद्यार्थी पढ़ रहे हैं तो कक्षा में सारे के सारे विद्यार्थी इकट्ठे हुए हैं, वो क्या हुआ, समूह ही तो हुआ। सेना देश की सुरक्षा करती है, तो देश की सुरक्षा सारी की सारी सेना करती है, सेना के नौजवान करते हैं, तो सेना यहाँ समूहवाचक संज्ञा है। उसी प्रकार झुंड, परिवार, संसार, भीड़, काफिला, ये सारा के सारा समूहवाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है। आगे बढ़े, संज्ञा का अंतिम भेद भाववाचक संज्ञा। दोस्तों ये बहुत ही महत्वपूर्ण भेद है। जिस संज्ञा शब्द से किसी अवस्था या भाव का बोध हो उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। अब कोई भी इंसान हो, चाहे प्राणी हो, पशु पक्षी हो, कोई भी हो, वो बिना भाव के उस जी ही नहीं पाता। उसके मन के भाव तो होते ही हैं, जैसे खुशी है, प्रेम है, दया है, क्षमा है, सुख है, दुख है। तो उसी प्रकार भाव मन के जो हैं, और उसी प्रकार अवस्था भी हम ले तो अवस्था में भी जन्म है, मृत्यु है, बुढ़ापा है, तो ये सारी की सारी अवस्था है, वो सारी के सारे भाव बताए जाते हैं। हास्य से खुशी फैलती है, उदाहरण लिया, हास्य भाववाचक संज्ञा है, खुशी भाववाचक संज्ञा है। क्रोध शरीर के लिए हानिकारक है, हानि भाववाचक संज्ञा है, और क्रोध भी। निराश होना बहुत बुरी बात है, निराश भाववाचक संज्ञा है, और बुरा भी भाववाचक संज्ञा है। दोस्तों यहाँ आपने देखा कि भाववाचक संज्ञा के तो अनेक उदाहरण मिलते हैं। तो ये सोचिए कि भाववाचक संज्ञा कैसे बनती है, मतलब भाववाचक संज्ञा बनाने की विधि 5 तरीके हैं। जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा बनती है, दूसरा सर्वनाम से भी भाववाचक संज्ञा बनती है, तो तीसरा क्रिया से भी भाववाचक संज्ञा बनती है, चौथा विशेषण से भी भाववाचक संज्ञा बनती है, तो पांचवा और अंतिम अव्यय से भी भाववाचक संज्ञा हम बना सकते हैं। हम देखें उदाहरण कुछ देखें,
जैसे बूढ़ा जातिवाचक संज्ञा है तो उससे भाववाचक संज्ञा बनती है बूढ़ापा। देव जातिवाचक संज्ञा है तो भाववाचक संज्ञा बनेगी देवत्व। मनुष्य से मनुष्यता, शत्रु से शत्रुता। अब सर्वनाम की बात लें। अपना सर्वनाम है तो भाववाचक संज्ञा बनेगी अपनापन। स्व सर्वनाम से भाववाचक संज्ञा बनेगी स्वत्व। निज से निजत्व, अहम से अहंकार, पराया से परायापन। तो इसी प्रकार भाववाचक संज्ञा बनती है। आगे बढ़े तो क्रिया से भाववाचक संज्ञा कैसे बनती है। जैसे हम दिन भर में अनेक क्रिया करते हैं, जैसे दौड़ना तो दौड़ भाववाचक संज्ञा हो गई। जीना क्रिया से जीवन भाववाचक संज्ञा हो गई। जागना से जागरण, हंसना से हंसी। तो ये सारी की सारी भाववाचक संज्ञा हुई। विशेषण से भाववाचक संज्ञा का निर्माण कैसे होता है। जैसे नम्र विशेषण है तो नम्रता भाववाचक संज्ञा बन गई। काला विशेषण है तो कालीमा भाववाचक संज्ञा बन गई। ऊंचा विशेषण है तो ऊंचाई। उचित से औचित्य। अब अव्ययी शब्दों को हम ले तो अव्ययी से भाववाचक संज्ञा बनती है। जैसे दूर दूरी, शाबाश शाबाशी, समीप सामीप्य, भीतर भीतरी। तो दोस्तों इस प्रकार आपने देखा कि भाववाचक संज्ञा का निर्माण कैसे होता है। हम अपनी भाषा में संज्ञा शब्दों का उपयोग करते ही करते हैं। बिना संज्ञा तो भाषा अधूरी रह जाएगी, हो ही नहीं पाएगी। ऐसा हम कहें तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अब ये बात कर लें कि परीक्षा में कैसे पूछा जाए। अनेक तरीके हैं, इसलिए मैंने यहाँ इसकी स्लाइड नहीं बनाई, बल्कि मैं आपको बता दूं कि परीक्षा में एक वाक्य दिया जाए और उसे कहा जाए कि यहाँ से संज्ञा शब्द छांटिए और उसका प्रकार भी बताइए। अगर वाक्य दिया है संज्ञा शब्द छांट कर या अंडरलाइन करके या गाढ़े अक्षर में दिया है तो उस संज्ञा का प्रकार बताना है। कभी कभी फिलिंग द ब्लैंक्स जिसे आप कहते हैं, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, तो उसमें संज्ञा शब्द जोड़ना होता है। तो इसी प्रकार भी पूछा जा सकता है। अनेक तरीके हैं। एमसीक्यू टाइप मतलब वैकल्पिक प्रश्न भी रखे जाते हैं। तो इस प्रकार परीक्षा में संज्ञा में अंक लेना बहुत ही आसान है। फिर वो परीक्षा चाहे कोई भी स्टैंडर्ड की हो, कोई भी कक्षा की परीक्षा हो, संज्ञा एक ऐसी चीज़ है, मतलब ऐसा टॉपिक है जो छोटे स्टैंडर्ड से लेकर बड़े स्टैंडर्ड तक तो आते ही हैं, लेकिन कई सारी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में भी इसका उपयोग होता रहता है। मैं आशा करता हूँ कि आप संज्ञा शब्दों को अच्छी तरह से समझ गए होंगे। धन्यवाद।